दोस्तों, इतिहास को जानने का सबसे बेहतर तरीका लिखित साक्ष्यों को माना जाता है। प्राचीन समय में राजा महाराजा अपने बारे में या अपने राज्य के बारे में लिखवाते थे। वो लिखित इतिहास पढ़कर ही हम प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जान पाए हैं। विश्व इतिहास में लेखन कला का आरंभ सबसे पहले मेसोपोटामिया सभ्यता के दौरान लगभग 3200 ईसा पूर्व हुआ माना जाता है। यानी हमारे पास करीब 5000 सालों की ही लिखित जानकारी है। लेकिन मानव का इतिहास तो लाखों साल पुराना है, जिसकी कोई लिखित जानकारी नहीं है। इतिहास के इसी भाग को प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्ट्री कहा जाता है। और देखा जाए तो प्रागैतिहासिक काल मानव इतिहास का सबसे रोचक हिस्सा है, क्योंकि इस काल में मानव हर दिन अपना वजूद बचाए रखने के लिए जंगल में रहकर भयानक जानवरों से मुकाबला करते थे। उस काल के अधिकतर घातक जानवर आज विलुप्त हो चुके हैं। लेकिन मान लीजिए कि यदि हम फिर से उसी काल में अचानक से लौट जाएं, तो क्या हम अपना वजूद बचा पाएंगे? हमारे पूर्वजों ने तो इस काल में अपना वजूद बचाए रखा, किंतु क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? चलिए आज के वीडियो में प्रागैतिहासिक काल के कुछ घातक जीवों की खूबियों को जानकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हम आज भी ऐसे घातक जीवों का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई इंसान प्रागैतिहासिक काल में पहुंच जाता है तो हरियाली के साथ साथ काफ़ी ठंड भी महसूस होगी, क्योंकि पृथ्वी पर आया अंतिम शीत युग इस काल का हिस्सा रहा है। इस काल में आपको जानवरों की बहुतायत मिलेगी। हर एक पेड़ या झाड़ी के पीछे कोई घातक जानवर छुपा हुआ हो सकता है। सबसे कमज़ोर दिखने वाले जीव भी हमें चोट पहुँचा सकते हैं, क्योंकि हमारी परवरिश जंगलों में नहीं हुई, इसलिए कमज़ोर जीव भी हमारे लिए घातक सिद्ध होंगे। उदाहरण के लिए डोडो पक्षी। इस पक्षी की विलुप्ति का श्रेय इंसानों को ही दिया जाता है, लेकिन बिना किसी हथियार के हमारे लिए डोडो का सामना करना भी मुश्किल होगा। डोडो पक्षी का वजन 20 किलो तक हो जाता था और इसकी चोंच बेहद मजबूत थी, जिसके वार से ये हमें गहरी चोट दे सकता है। किंतु भारी शरीर होने के कारण डोडो न तो उड़ सकते थे और इनकी टांगें भी छोटी थी, जिस कारण ये तेज गति से दौड़ भी नहीं पाते थे। यानी एक इंसान दौड़कर आसानी से डोडो से पीछा छुड़ा सकता है, लेकिन डोडो से दूर जाने पर खतरा नहीं टलेगा, क्योंकि हो सकता है कि हमारा सामना जल्द ही किसी प्लेटेबेलोडोन से हो जाए। ये जानवर 2500 किलो भारी होता था, जो दिखने में हिप्पोपोटामस और हाथी का मिला जुला रूप लगता है। प्लेटेबेलोडोन का सूंड वर्तमान हाथियों जितना लंबा नहीं होता था, लेकिन इस विशाल जानवर का निचला जबड़ा भी इसके सूंड के समान ही बाहर निकला हुआ था और ये जबड़ा काफी मजबूत एवं शक्तिशाली था। अपने इस जबड़े की मदद से प्लेटेबेलोडोन पेड़ों की जड़ों तक को खोदकर खा जाता था। हालांकि ये शाकाहारी जानवर था, यानी ये इंसानों का शिकार तो नहीं करने वाला, किंतु बड़े आकार के शाकाहारी भी अपने इलाके में किसी की घुसपैठ बर्दाश्त नहीं करते। यानी किसी प्लेटेबेलोडोन से सामना होना किसी भी तरह से अच्छा तो नहीं होने वाला। ये इंसानों को दौड़कर पकड़ सकता है। साथ ही यदि हम पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो प्लेटेबेलोडोन उस पेड़ की जड़ों तक को खोदकर नीचे गिरा देगा। यानी अगर प्लेटेबेलोडोन से सामना हो तो इसके नज़दीक जाने की बजाय दूर से ही इसे नमस्कार करके पीछे हट जाना चाहिए। वैसे प्रागैतिहासिक काल में घातक जानवरों की संख्या इतनी अधिक थी कि पीछे हटने पर भी हम किसी दूसरे जानवर के इलाके में प्रवेश कर सकते हैं। ये है जाइगेंटोफिथिकस, जो पृथ्वी पर खोजा गया अब तक का सबसे बड़ा महामानव था। जाइगेंटोफिथिकस की ऊंचाई किसी इंसान से 2 गुना अधिक थी और इस बड़े आकार के महामानव का वजन 500 किलोग्राम तक हो जाता था। ये माना जाता है कि जाइगेंटोफिथिकस जंगल का राजा हुआ करता था। यह अपने इलाके में आए किसी शेर या बाघ को भी कंकर के समान उठाकर फेंक सकता था। उम्मीद है कि जाइगेंटोफिथिकस हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा, क्योंकि ये वानर भी पूर्णतः शाकाहारी था। लेकिन यदि इसे गुस्सा आ गया तो इसके खौफ से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। एक 200 किलो का गोरिल्ला भी 1000 किलो से अधिक भारी वजन उठा सकता है। ऐसे में हम जाइगेंटोफिथिकस की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये वानर किसी हाथी को भी अपनी भुजाओं पर उठाकर पटकने की ताकत रखता होगा। इसलिए प्रागैतिहासिक काल में केवल हमें शांति से दबे पांव ही आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन दोस्तों, खतरा हमारे पैरों के निकट भी हो सकता है। असल में ये वो काल था जब धरती पर घातक रेप्टाइल भी हुआ करते थे। ये बेहद जहरीले थे, लेकिन इनमें से एक के जबड़े इतने खौफनाक थे कि वो हमारे घरों की दीवारों तक को चबा सकता था। क्वीन काना एक घातक मगरमच्छ प्रजाति थी जो 20 फीट से अधिक लंबे हो जाते थे। इस मगरमच्छ के दांत वर्तमान मगरमच्छों से 2 गुना अधिक बड़े हुआ करते थे। प्रागैतिहासिक काल में जाने पर हमें इससे बहुत खतरा होगा, क्योंकि बाकी सभी रेप्टाइल्स की तरह क्वीन काना भी मांसभक्षी थे। यदि आपको लगता है कि मगरमच्छ से खतरा केवल तब ही होता है जब पानी के नजदीक जाया जाए, तो आप क्वीन काना के मामले में गलत साबित होंगे, क्योंकि वैज्ञानिक क्वीन काना के मजबूत और लंबे पैरों को देखकर ये मानते हैं कि यह मगरमच्छ अपना अधिकतर शिकार जमीन पर ही करता होगा। क्वीन काना से दौड़कर बचना भी मुश्किल है, क्योंकि अन्य मगरमच्छों की तरह क्वीन काना रेंग कर नहीं चलते थे, बल्कि ये घोड़ों की भांति उछलते हुए दौड़ लगाने में सक्षम थे। माना जाता है कि क्वीन काना 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक रफ्तार पर दौड़ लेते होंगे। यानी इस मगरमच्छ से बचने का एक ही तरीका हमारे पास होगा, और वो है
तेजी से पेड़ पर चढ़ जाना। लेकिन क्या पेड़ पर हम सुरक्षित होंगे? कम से कम प्रागैतिहासिक काल में तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि पेड़ पर आपका सामना किसी शॉर्ट फेस बियर से हो सकता है। इस भालू का मुंह इसके शरीर के अनुपात में छोटा था। इसके मुंह की संरचना कुछ हद तक बिल्लियों से मिलती जुलती थी। छोटे मुंह के कारण ही इस भालू को शॉर्ट फेस बियर नाम दिया गया है, किंतु इस छोटे मुंह की वजह से इस भालू को हल्के में लेना बड़ी भूल होगी। वैज्ञानिक मानते हैं कि शॉर्ट फेस बियर आज के सबसे बड़े भालू यानी पोलर बेयर से भी कहीं अधिक भारी हो जाते थे, और इसके बावजूद भी ये आसानी से पेड़ों पर चढ़ जाते होंगे, क्योंकि इनका न सिर्फ मुंह बिल्लियों जैसा था, बल्कि इनके पंजे भी बिल्लियों की ही भांति नुकीले थे। साथ ही शॉर्ट फेस बेयर की भुजाएं बहुत मजबूत थी, जिस वजह से इन्हें पेड़ों पर चढ़ने में काफी आसानी रहती होगी। ये माना जाता है कि शॉर्ट फेस बेयर अपने समय के सबसे बेहतरीन शिकारी जानवरों में से एक थे, जो जमीन से लेकर पेड़ों तक पर और यहाँ तक के पानी में भी शिकार कर लेते होंगे। वैसे दोस्तों, यदि हम किसी तरह से इस भालू से जान बचा भी लेते हैं तो खौफ का दूसरा नाम यानी टेरर बर्ड भी इसी काल का हिस्सा रहा है। टेरर बर्ड एक विशालकाय पक्षी था जो 10 फीट ऊंचा और 200 किलो से अधिक भारी हो जाया करता था। हालांकि भारी होने के कारण ये पक्षी उड़ तो नहीं पाता होगा, किंतु इसके दौड़ने की रफ्तार किसी चीते जितनी तेज होती थी। अपने घातक नाखून और मजबूत चोंच के दम पर टेरर बर्ड पल भर में ही किसी इंसान को चीर सकता है। माना जाता है कि टेरर बर्ड के शिकार में शेरों जैसे घातक जानवर भी शामिल थे। इसकी लंबी चौड़ी और मजबूत चोंच की संरचना आज के शिकारी पक्षी बाज की तरह किसी हुक के समान ही हुआ करती थी, किंतु इसका यह हुक इतना लंबा था कि एक ही वार में बड़े आराम से किसी शेर की खोपड़ी के भी आर पार हो जाए। टेरर बर्ड अपनी गर्दन को उल्लू के समान चारों ओर घुमा सकता था। इतना ही नहीं, इस पक्षी के सर की सारी हड्डियां भी आपस में जुड़ी हुई थी, जिस वजह से इसकी खोपड़ी गजब की मजबूती रखती थी। इस खोपड़ी को यह पक्षी किसी हथौड़े की भांति यदि इंसान के ऊपर दे मारे तो उस इंसान के शरीर का कचूमर ही निकल जाएगा। यानी टेरर बर्ड से अपनी रक्षा के लिए हम केवल भगवान से ही गुहार लगा सकते हैं। हो सकता है कि हमारे नसीब से कोई दूसरा खूंखार शिकारी आ जाए, जिससे डरकर टेरर बर्ड भी भाग निकले। टेरर बर्ड को भगाने वाला वो दूसरा शिकारी सेबर टूथ शेर भी हो सकता है, लेकिन अब हमें सेबर टूथ से कौन बचाएगा? सेबर टूथ शेर कोई आम शेर नहीं था। किसी साधारण शेर के कैनाइन दांतों की लंबाई जहां अधिकतम 3 इंच ही होती है, वहीं सेबर टूथ शेर के कैनाइन दांत 8 इंच से भी अधिक लंबे हो जाते थे। मतलब सेबर टूथ अपने जबड़े में दांत नहीं बल्कि तलवार रखता था। ये शेर आकार और वजन के मामले में साइबेरिया बाघ जितना भारी हो जाता था, लेकिन इसके दांत इसे प्रागैतिहासिक काल का सबसे खतरनाक जानवर बना देते हैं। इन दांतों के दम पर सेबर टूथ अपने एक ही हमले से शिकार की गर्दन को पकड़ते हुए शिकार के सांस की नली को ही काट डालता था। यानी सेबर टूथ को शिकार करते समय अधिक संघर्ष की जरूरत नहीं पड़ती थी, बस एक वार किया और काम तमाम हुआ। यदि हमारा सेबर टूथ से सामना होता है तो हम अपने बचाव के लिए कुछ नहीं कर सकते। अब तो जो कुछ भी करेगा ये शेर ही करेगा। दोस्तों, अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज जो आरामदायक जीवन हमें मिला हुआ है उसे हासिल करने के लिए हमारे पूर्वजों ने क्या कुछ नहीं किया। भले ही आज भी आपको लगता हो कि आपके जीवन में टेंशन ही टेंशन है, लेकिन सोचिए हमारे पूर्वज हर क्षण कैसी टेंशन से गुजरा करते थे। जंगल में जब भी हमारे पूर्वज अपना पेट भरने के लिए भोजन की तलाश को निकलते तो इतने खतरनाक जानवरों के बीच में उन्हें कोई अंदाजा नहीं होता था कि भोजन उन्हें मिल पाएगा या वो खुद ही किसी जानवर का भोजन बन जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।